नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी। मालदा में पीएम मोदी बोले, अब बंगाल में सुशासन की बारी। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीएमसी में बीजेपी शिंदे के हाथ सत्ता की चाबी, बहुमत से 4 सीटें ज्यादा जीती। 2.5 दशक बाद ढहा ठाकरे परिवार का अभेद्य किला। आगे आपको बताएंगे कि गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट पर दिल्ली यूपी, बड़े हमले की फिराक में खालिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकी। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि योगी सरकार के जीरो पॉवर्टी अभियान को धार देंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ग्राम पंचायतों को लेंगे गोद। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि उत्तर भारत में भीषण शीतलहर के बीच घने कोहरे का कहर, पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली में राहत की आस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी। मालदा में पीएम मोदी बोले, अब बंगाल में सुशासन की बारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए बंगाली भाषा में लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने मंच से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और पश्चिम बंगाल को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं रैली की शुरुआत में पीएम मोदी ने रामायण के पात्रों की वेशभूषा में मंच पर मौजूद बच्चों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हनुमान, सीता, राम और लक्ष्मण के रूप में बच्चों द्वारा रामायण के दृश्य जीवंत करना बेहद अद्भुत है और इसके लिए वो बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं। बंगाल सरकार को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के विकसित और समृद्ध देश हैं जिन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है, वो अपनी जगह से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल से भी घुसपैठियों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीएमसी में बीजेपी शिंदे के हाथ सत्ता की चाबी, बहुमत से 4 सीटें ज्यादा जीती। 2.5 दशक बाद ढहा ठाकरे परिवार का अभेद्य किला। जी हाँ दोस्तों, मुंबई नगर निगम चुनाव में सभी 227 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और मुंबई की सियासत की तस्वीर बदल गई है। करीब 2.5 दशक से ठाकरे परिवार का गढ़ माने जाने वाली बीएमसी में इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी और शिंदे सेना ने 118 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बहुमत के लिए 114 सीटों पर जीत की जरूरत थी। वहीं दोस्तों, 2017 में 82 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी ने इस बार अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने 89 वार्डों में जीत दर्ज की। बीजेपी के विजयी उम्मीदवारों को कुल 11,79,273 वोट मिले और ये जीते उम्मीदवारों के मतों का 45.22% और कुल मतदान का 21.58% है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट पर दिल्ली यूपी, बड़े हमले की फिराक में खालिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस नजदीक आते ही खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। एजेंसियों का कहना है कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन और बांग्लादेश से जुड़े आतंकी गुट दिल्ली समेत देश के कई शहरों को निशाना बना सकते हैं। पंजाब के गैंगस्टर जो विदेश में बैठे खालिस्तानी और कट्टरपंथी आकाओं के लिए काम कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां बढ़ी हुई पाई गई हैं। ये गैंगस्टर देश की आंतरिक सुरक्षा को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ने बताया कि गणतंत्र दिवस से पहले खुफिया एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया है। ये चेतावनी खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों और बांग्लादेश स्थित आतंकी समूह की संभावित गतिविधियों को लेकर है। ये समूह दिल्ली और देश के अन्य शहरों में हमले की फिराक में हो सकते हैं। खुफिया अलर्ट के अनुसार पंजाब के गैंगस्टर अब विदेश में बैठे खालिस्तानी और कट्टरपंथी आकाओं के लिए पैदल सैनिक के तौर पर काम कर रहे हैं। ये आका अपने आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी पता चला है कि ये गैंगस्टर हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में सक्रिय हैं और वो धीरे धीरे खालिस्तानी आतंकवादी तत्वों से जुड़ते जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी सरकार की जीरो पॉवर्टी अभियान को धार देंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ग्राम पंचायतों को लेंगे गोद। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत योगी सरकार जीरो पॉवर्टी अभियान से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जोड़ने पर विचार कर रही है। ये विश्वविद्यालय और कॉलेज जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित निर्धन परिवारों के सर्वांगीण विकास के लिए 10 से 15 ग्राम पंचायतों को गोद लेंगे। इन संस्थाओं के एनएसएस, एनसीसी, एमएसडब्ल्यू समेत विभिन्न कोर्स के छात्र जीरो पॉवर्टी परिवार के सदस्यों को आजीविका, कौशल विकास, रोजगार व सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों में इन्हें जोड़ने के लिए वॉलंटियर्स के रूप में काम करेंगे और इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले राजधानी लखनऊ से होगी। वहीं सफल परिणाम के बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रमुख सचिव नियोजन एवं जीरो पॉवर्टी अभियान के नोडल अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के चिन्हित परिवारों को
विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्रों द्वारा आजीविका संवर्धन, कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सर्वे करेंगे। इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संस्थाओं के स्तर पर नोडल शिक्षक की तैनाती की जाएगी, जो पूरे अभियान की निगरानी करेंगे और ग्राम पंचायतों में चल रहे कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर के बीच घने कोहरे का कहर, पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली में राहत की आस। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है और कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। भीषण शीतलहर के बीच घने कोहरे ने भी कोहराम मचा रखा है। कोहरे से दृश्यता घटी है और कई जगह 0 मीटर तक दर्ज की गई है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालय की चोटियों पर बर्फबारी भी हो रही है, जिससे आने वाले दिनों में दिल्ली, एनसीआर समेत मैदानी क्षेत्रों में और कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार बढ़ गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शीतलहर से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पंजाब में अमृतसर, आदमपुर और पठानकोट, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में हिंडन और सहारनपुर में शुक्रवार सुबह अत्यधिक घने कोहरे के कारण दृश्यता 0 मीटर दर्ज की गई। वाराणसी और जम्मू में 200 मीटर के करीब और कानपुर और गोरखपुर में दृश्यता 400 मीटर तक दर्ज की गई। दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली समेत अन्य कई जगहों पर सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। हरियाणा में भिवानी 1.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी दिवस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 24 जनवरी को होगा उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश दिवस के उद्घाटन कार्यक्रम में 24 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं। प्रदेश सरकार उनको बुलाने की तैयारी कर रही है। यूपी दिवस का मुख्य कार्यक्रम पहली बार नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा। ये वही स्थल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को किया था। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रदेश सरकार इस वर्ष विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर यूपी दिवस के कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सभी जिलों में किया जाएगा। जिलों में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा से जुड़ी प्रदर्शनियां, सरकारी योजनाओं के स्टॉल और ओडीओपी उत्पादों की प्रदर्शनी व विक्रय, जीआई टैग उत्पादों का ट्रेड शो तथा एक जनपद एक व्यंजन के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। मिशन शक्ति, नवाचार और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तकनीक का इस्तेमाल समाज के कल्याण के लिए हो, इसका गुलाम नहीं बनना चाहिए, मोहन भागवत का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि तकनीक का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, लेकिन हमें उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। उन्होंने ये बात छत्रपति संभाजी नगर में युवा उद्यमियों से बातचीत के दौरान कही। ये बातचीत आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। भागवत ने यह भी जोर दिया कि स्वदेशी का मतलब तकनीक को पूरी तरह से नकारना नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि तकनीक से बचा नहीं जा सकता और ये अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस पर इतने निर्भर ना हो जाएं कि ये हमें नियंत्रित करने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार और उद्योग केवल मुनाफे के लिए नहीं होने चाहिए। भागवत ने समझाया कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए काम नहीं करते बल्कि समाज के लिए भी करते हैं। आजीविका कमाना सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ चलना चाहिए। उन्होंने कृषि का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय किसान अक्सर खेती को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि अपना कर्तव्य मानते हैं। भागवत ने कहा कि ये नेक सोच कहीं और मुश्किल से देखने को मिलती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा काम समाज केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में ओवैसी की पार्टी की दमदार जीत, क्या है इस जीत के मायने? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में अपेक्षा से बेहतर नतीजे दर्ज किए हैं। पार्टी ने 13 नगर निगमों में 125 वार्डों में जीत हासिल की है, जो पिछले नगर निगम चुनावों में जीत गए 56 वार्डों की तुलना में कहीं अधिक है। ये महाराष्ट्र में हैदराबाद आधारित पार्टी का अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन है। कई नगर निकायों में एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी स्थापित पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। पार्टी ने 15 जनवरी को हुए चुनाव में 29 में से 24 नगर निगमों में अपने उम्मीदवार उतारे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत की दोस्ती बनी सहारा। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय सेना ने श्रीलंका में बनाया तीसरा बेली ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका में विनाशकारी तूफान दितवाह के बाद भारत ऑपरेशन सागर बंधु के तहत मदद कर रहा है। भारतीय सेना ने जाफना, कैंडी और सेंट्रल प्रोविंस में 3 महत्वपूर्ण बेली ब्रिज
यहाँ पर सफलतापूर्वक बनाए हैं। तीसरा 120 फीट लंबा पुल कैंडी और नुवारा एलिया को जोड़ता है, जो 1 महीने से बंद था। इससे आवाजाही और आपूर्ति बहाल हुई है। आपको यह कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज, सीएम योगी जल्द आएंगे दिल्ली, आला कमान लगाएगा मोहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद यूपी में विस्तार पर फैसला संभव है। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जिसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कुछ दिनों पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दोनों डिप्टी सीएम से लखनऊ में अलग अलग मुलाकात भी की थी। इसके अलावा क्षेत्रवार दौरा कर जमीनी रिपोर्ट तैयार की थी। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल ने मौजूदा मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट तैयार की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जापान संबंध, वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और क्रिकेट। जयशंकर ने मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों की बताई अहमियत। जहां दोस्तों, भारत और जापान के रिश्तों में रणनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के साथ अब खेल की साझा भावना भी जुड़ी हुई है। 18वें भारत जापान रणनीतिक संवाद के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री तोत्सुमित्सु मोतेगी के बीच गंभीर वैश्विक मुद्दों के साथ हल्के फुल्के क्षण भी देखने को मिले। इस बैठक में भारत ने स्पष्ट किया कि अनिश्चित वैश्विक माहौल में आर्थिक सुरक्षा अब कूटनीति का केंद्र बिंदु बन चुकी है। वहीं दोस्तों, जयशंकर ने एक्स पर जापानी भाषा में एक भी पोस्ट किया और इस पर जयशंकर ने कहा कि जापान के विदेश मंत्री तोत्सुमित्सु मोतेगी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज जब हम इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक डायलॉग कर रहे हैं तो मुझे ये जानकर और भी खुशी हो रही है कि मेरी तरह मंत्री मोतेगी भी क्रिकेट के शौकीन हैं। वही दोस्तों, वार्ता में जयशंकर ने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि भारत जापान के साथ साझेदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दशकों में दोनों देशों का रिश्ता केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये व्यापक रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में बदल चुका है। भारत और जापान प्रमुख लोकतंत्र और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसीलिए वैश्विक व्यवस्था को आकार देने की जिम्मेदारी भी दोनों पर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुनिया को बेचने वाला देश भारत से खरीद रहा सामान, अमेरिका से नुकसान की हो रही भरपाई, मोदी सरकार ने बदल दिया मंजर। जी दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर निर्यात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो की, लेकिन मोदी सरकार ने जल्द ही इसका हल भी निकाल लिया और अपना सामान ऐसे देश को बेचना शुरू कर दिया जो खुद पूरी दुनिया को सामान बेच रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी ट्रेड आंकड़ों को देखकर साफ पता चलता है कि भारत ने अमेरिका को हुए निर्यात के नुकसान की भरपाई चीन से कर ली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चीन के साथ कारोबार की। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और समुद्री उत्पादों जैसी विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में उछाल से पिछले साल दिसंबर में चीन को होने वाला भारतीय निर्यात 67.35% बढ़कर $2.04 अरब पर पहुंच गया है। निर्यात में यह तेजी मुख्य रूप से तेल, खली, समुद्र उत्पाद, दूरसंचार उपकरण और मसालों जैसे उत्पादों के कारण रही। दोस्तों, आपको बता दें कि आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में चीन से आयात भी 20% बढ़कर $11.7 अरब पहुंच गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ी साजिश नाकाम, दबोचे गए 3 संदिग्ध युवक, मोबाइल में पाकिस्तान फिलीपींस के नंबर। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी संदिग्ध गतिविधि का भंडाफोड़ किया है। राजबाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत डोरसी गांव से सेना ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन वाले मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इनमें से एक युवक के फोन में पाकिस्तान, सऊदी अरब और फिलीपींस के मोबाइल नंबर मिले हैं, जिनसे लगातार बातचीत के सबूत भी सामने आए हैं। इस गिरफ्तारी ने सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की खबरें मिल रही थी। पुलिस और साइबर सेल अब इन नंबरों की गहराई से जांच कर रही है। हिरासत में लिए गए युवकों में से मोहम्मद आरिफ के फोन ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। जांच में पता चला कि आरिफ के मोबाइल में न केवल 3 पाकिस्तानी नंबर सेव थे, बल्कि सऊदी अरब और फिलीपींस के भी नंबर मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरिफ की पाकिस्तान के नंबरों पर कई बार लंबी बातचीत हुई थी। पूछताछ में उनसे कबूल किया कि सीमा पार से उसे फोन आते थे और उसे पैसों का लालच देकर बरगलाने की कोशिश की जाती थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विदेश मंत्रालय बोला, ईरान में करीब 9,000 भारतीय नागरिक फंसे, स्थिति पर सरकार की
कड़ी नजर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान में बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वर्तमान में ईरान में लगभग 9,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जिनमें अधिकांश छात्र हैं। उन्होंने बताया कि हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए भारत सरकार ने 2-3 एडवाइजरी जारी की है। इन एडवाइजरी के माध्यम से भारत में रह रहे नागरिकों को फिलहाल ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। वहीं ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वो उपलब्ध साधनों का उपयोग कर सुरक्षित रूप से देश छोड़ने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने ईरानी विदेश मंत्री के साथ बातचीत की, जिसमें हाल की घटनाओं पर चर्चा हुई। रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ईरान की स्थिति पर लगातार और करीबी नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार उनकी मदद के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने किया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान। 19 जनवरी को होगा नामांकन। जी हां दोस्तों, केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 19 जनवरी को नामांकन होगा। 20 जनवरी को नए अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। नितिन नवीन को बीजेपी ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि नितिन नवीन ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। वो सबसे लंबे समय तक पार्टी का नेतृत्व करने वाले जेपी नड्डा की जगह लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में अहम संगठनात्मक बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि इसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन फाइल करने वाले हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहने की उम्मीद है। ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच नवीन के नेतृत्व में मजबूत समर्थन और विश्वास को दिखाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में फिर चला मोदी मैजिक। नगर निगम चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बोले फडणवीस। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा फडणवीस ने जीत का श्रेय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर फडणवीस ने एक्स पर लिखा कि 2025-26 के नगर निगम चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विधायक रविंद्र चौहान तथा सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से भाजपा ने राज्य में एक बार फिर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। फडणवीस के अनुसार ये जीत प्रगति और विकास सुनिश्चित करने के भाजपा के दृष्टिकोण में जनता के विश्वास को दर्शाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झूठ पे झूठ, सच से कोसों दूर। जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने फिर करवा ली बेइज्जती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र आम सभा में पाकिस्तान की एक बार फिर बड़ी फजीहत हुई है। भारत ने जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग करने के लिए उसे जमकर फटकारा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कह दिया कि वो उसका पड़ोसी आधारहीन आरोप लगाता रहता है और झूठ की खेती करता है। भारत ने कहा है कि झूठ बोलना, बार बार बोलना पाकिस्तान की आदत बन गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट मिशन एडोल्स मैथ्यू पुन्नुस ने यहाँ पर पाकिस्तान पर आरोप लगाया है। एल्डोस मैथ्यू पुन्नुस ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो आधारहीन आरोप लगाता रहता है, झूठ परोसता रहता है और ऐसी तस्वीर पेश करता है जिसका सच्चाई से कोसों दूर तक कोई मतलब नहीं होता। दरअसल इससे पहले एक पाकिस्तानी राजनयिक ने फिर से कश्मीर को लेकर अपना विभाजनकारी एजेंडा आगे बढ़ाते हुए झूठ फैलाने की कोशिश की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुनिया की सुस्त पड़ती रफ्तार को सहारा देगा भारत। IMF का दावा, वैश्विक विकास का सबसे मजबूत इंजन है भारतीय अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक विकास का सबसे मजबूत ड्राइवर बन चुका है। तीसरी तिमाही के GDP आंकड़ों के उम्मीद से बेहतर रहने के बाद IMF जल्द ही भारत के लिए अपने विकास अनुमानों को संशोधित करने वाला है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि IMF की प्रवक्ता जूली कोजाक ने कहा कि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। अपनी पिछली आर्टिकल 4 स्टाफ रिपोर्ट में IMF ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए भारत की ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान लगाया था।
जिसे मुख्य रूप से मजबूत घरेलू खपत से सपोर्ट मिला था। हालांकि भारत की तीसरी तिमाही की ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही और इसमें IMF के आउटलुक में ऊपर की ओर बदलाव की संभावना बढ़ गई है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत तेज, टैरिफ के बावजूद सरकार ने दिए बड़ी डील के संकेत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में जारी व्यापारिक तनाव के बीच भारत और अमेरिका एक व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में अपने प्रयासों को तेज कर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि दोनों देश सक्रिय रूप से व्यापार वार्ता कर रहे हैं और एक सकारात्मक नतीजे की उम्मीद है। सरकार की ओर से ये एक ऐलान ऐसे समय पर किया गया है जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को साफ किया कि अमेरिका की ओर से लगाए गए ऊंचे टैरिफ के बावजूद अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में सकारात्मक वृद्धि हुई है।